अस्पताल में नर्स कुंवारी लड़कियों की ऐसी चीज़ चुरा लेती और उसे बेचकर करोड़ों कमा लेती। राज जानने के लिए मैं डॉक्टर के कमरे में छुप गई। मेरा नाम शिल्पा है। आज मैं आपको एक अस्पताल में होने वाले क्राइम के बारे में बताने जा रही हूँ। अस्पताल में कम उम्र की लड़कियाँ जो अपना अबॉर्शन करवाने आती हैं, लेकिन अस्पताल में अबॉर्शन के टाइम पर नर्स उनकी बॉडी से एक चीज़ चुरा लेती है जिसे अस्पताल वाले बेचकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये राज जानकर आप लोगों के भी होश उड़ जाएंगे। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। इससे पहले मैंने 4 साल लगातार इसी अस्पताल से नर्सिंग का डिप्लोमा किया था और पढ़ाई करने के साथ साथ हम रोज़ाना अपनी ड्यूटी भी करते थे, लेकिन वह ड्यूटी हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन आज वाली ड्यूटी हमारे लिए कुछ अलग थी। हम सारे फ्रेंड्स नर्सिंग का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद अब नर्स बन चुके थे और आज हम पहली बार ड्यूटी करते टाइम खुद को आज़ाद महसूस कर रहे थे। आज मेरी एक फ्रेंड पूनम एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते टाइम कहने लगी कि आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है। आज हम इस अस्पताल के स्टूडेंट नहीं बल्कि यहाँ के एक मुकाम पर खड़े हो गए हैं। मैंने अपनी फ्रेंड की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज तो मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम दोनों फ्रेंड्स अपनी बातें करने के साथ साथ अपना काम भी कर रहे थे। डॉक्टर बनना मेरा बचपन का सपना था। मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। ये मेरी बहुत बड़ी चाहत थी, लेकिन मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे डॉक्टर बना सकते। मेरे पापा एक छोटी सी दुकान पर नौकरी किया करते थे। घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था और इसलिए मेरी पढ़ाई का खर्च कहाँ से पूरा हो सकता था। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन लगता था कि बस मैं इंटर तक ही पढ़ पाऊँगी, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझसे छोटे मेरे भाई बहन भी थे। मम्मी की तबीयत खराब रहा करती थी, उनकी दवाइयों का भी खर्च था। मुझसे बड़ा कोई भाई नहीं था। मेरे भाई छोटे थे, अभी वो काम भी नहीं कर सकते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। हम 4 भाई बहन थे। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई और एक बहन थी। उनके भी कुछ खर्चे थे, क्योंकि आज के ज़माने में हर इंसान का अपना खर्च होता है। मैं बहुत इंटेलिजेंट थी। मेरे सर कहा करते थे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, क्या हुआ अगर तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, तुम नर्सिंग में एडमिशन ले लो, तुम हमेशा कामयाब रहोगी। इसमें तुम्हारे पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे और तुम्हें हर महीने पैसे भी मिला करेंगे। ये सुनकर मैंने नर्सिंग में एडमिशन ले लिया था। मुझे डॉक्टर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं कभी सपने में भी डॉक्टर नहीं बन सकती, क्योंकि इस सपने को हकीकत बनाना बहुत महंगा था, जो हम जैसे गरीब लोग कभी पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए मैंने चुपचाप नर्सिंग में एडमिशन ले लिया। यही सोचा कि क्या हुआ जो मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, डॉक्टर के पास तो रह सकती हूँ, डॉक्टर के साथ मिलकर काम तो कर सकती हूँ। मेरे रिलेटिव और मेरे पेरेंट्स को लड़कियों का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये सब लोग लड़कियों के घर से बाहर निकलने पर ऐतराज़ करते थे और लड़कियों की जॉब करने को अच्छा नहीं समझते थे। मगर जब मेरे पापा को उनकी सैलरी से ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो उनके भी ख्याल बदलने लगे थे। इसलिए मेरे पापा को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता था, क्योंकि मैं उनको इतना कमा कर दे रही थी कि उसमें घर का खर्च चल रहा था। अब मुझे किसी को भी जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती थी। मेरे माता पिता खुद इस काम को निपटा लिया करते थे। वो ही अपने रिश्तेदारों से सवाल जवाब किया करते थे कि मैं नौकरी क्यों किया करती हूँ। इसी तरह से मुझे काफ़ी टाइम हो गया था और मेरा काम अच्छा चल रहा था और इन्हीं दिनों मेरे घर के हालात भी बहुत बेहतर हो गए थे। मैं जब छुट्टियों में अपने घर पर जाती थी तो मेरी मम्मी पापा मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे। आखिर पूरे ख़ानदान में से मैं अकेली ऐसी लड़की थी जो कमाने लगी थी। अस्पताल में हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। हमारी कुछ सीनियर्स बहुत अच्छी थी और हमें काम करने के बारे में नई नई बातें बताती रहती थी। मगर कुछ बड़ी नर्सें ऐसी थी जो हम जूनियर्स को ना जाने क्या समझती थी
और हर टाइम हमें छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शाम की शिफ्ट वाले नर्स को डिस्चार्ज बनाना था, मगर वो बिना बनाए ही चली गई थी। और जब मैं और पूनम अपनी दूसरी शिफ्ट पर गई तो इंचार्ज हमें डांटने लगी। फिर एक और नर्स ने आकर उस इंचार्ज के कान में ना जाने क्या कहा था। वो कहने लगी, उसे बैठाओ, मैं अभी आ रही हूँ। न जाने कौन आया था, मगर नर्स कविता फ़ौरन ही वहाँ से चली गई थी। मैंने और पूनम ने ठंडी सांस भरी कि हमारी जान छूट गई थी, क्योंकि नर्स कविता की किसी से नहीं बनती थी। उनकी बातचीत सिर्फ वार्ड वाले अंकल से ही अच्छी थी, बाकी वो किसी से ढंग से बात तक नहीं किया करती थी। वार्ड वाले अंकल कविता नर्स की उम्र के ही थे और उन दोनों की आपस में बहुत बनती थी। हालांकि वो अंकल 3-4 जवान लड़कियों के पिता भी थे, मगर क्योंकि उनकी पत्नी मर चुकी थी इसलिए वो दूसरी औरतों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। मैंने उन दोनों को कई बार चुपके चुपके बातें करते हुए सुना था और देखा भी था। अस्पताल का सारा स्टाफ कहता था कि इन दोनों के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती है। एक दिन मैं और पूनम दूसरे वार्ड में जा रहे थे कि एक जवान लड़का और जवान सी खूबसूरत लड़की जो बहुत ही कम उम्र की लग रही थी, हमारे पास आकर नर्स कविता के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, आपको उनसे क्या काम है और आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? हमें बता दो, हम भी तो नर्स ही हैं। अगर आपको चेकअप कराना है तो हम आपका चेकअप कर देते हैं। वो घबरा गई और कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ नर्स कविता के पास ही जाना है। उसके साथ जो लड़का आया था वो उसे कहने लगा, चलो हम आगे जाकर देख लेते हैं। वो लड़का देखने में तो काफ़ी अच्छे परिवार का लग रहा था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था, लेकिन लड़की बड़ी गरीब घर की लग रही थी। उसके कपड़े बड़े पुराने टाइप के थे। वो लड़का लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर आया था और उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लेकर चला गया। मैंने कहा, ये दोनों भाई बहन तो नहीं लग रहे। पूनम भी बड़ी गौर से उन दोनों को देख रही थी। कहने लगी, यह भाई बहन नहीं हैं और ना ही पति पत्नी हैं। पूनम कहने लगी, अगर ये दोनों पति पत्नी होते तो ये लड़की बड़े सुकून से होती, इस तरह से घबराई हुई नहीं होती। वो देखो, ये लड़की बार बार अपना चेहरा छुपा रही है, इसलिए किस तरह से अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है और दुपट्टे से बार बार अपने चेहरे को ढक रही है। उसे डर है कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा तो सच में ऐसा ही था। वो लड़की बार बार अपने दुपट्टे से चेहरे को ढक रही थी। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात है, ये कुछ और ही है, मगर इन जैसे प्रेमियों का कविता नर्स के साथ क्या काम है? पूनम हंसते हुए मुझसे कहने लगी, तुम भी कमाल करती हो। कविता नर्स मैटरनिटी वार्ड में होती है। ये लोग इसी तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपना अबॉर्शन करवाने के लिए आई है। मेरा तो हैरत की वजह से मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो लड़की 18 साल से कम उम्र की लड़की थी। मैंने कहा, लेकिन कविता नर्स ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो तो इतनी सख्त है कि धक्के मारकर इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। पूनम हंसते हुए कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने 4 साल कहाँ पर रहकर गुजारे हैं जो तुम्हें अंदर की बातें पता ही नहीं हैं। मैंने चौंक कर पूनम की तरफ देखा और उससे कहने लगी कि क्या कहना चाह रही हो? कैसी अंदर की बातें? पूनम कहने लगी, यही कि नर्स कविता यहाँ पर अबॉर्शन भी करती है। जो कुंवारी लड़कियाँ शादी से पहले ही माँ बन जाती हैं, कविता नर्स और कुछ दूसरी नर्स उनके साथ मिलकर लड़कियों का अबॉर्शन कर देती हैं और इसके बदले में उन्हें काफ़ी ढेर सारे पैसे भी मिलते हैं। ये सब जानना मेरे लिए एक शौक की बात थी। मैं अपने काम से काम रखना ज़्यादा पसंद करती थी। पूरे अस्पताल में मेरी सिर्फ पूनम के साथ ही बहुत गहरी फ्रेंडशिप थी, जबकि बाकी लड़कियों से भी बस मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी। मुझे अपने इधर उधर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, जबकि पूनम की अस्पताल में काफ़ी लोगों से जान पहचान थी। डॉक्टर और नर्स के अलावा पेशेंट और उनके रिश्तेदारों से भी पूनम जान पहचान बढ़ा लेती थी। पूनम को सारे अस्पताल की खबर रहती थी। मैंने कविता नर्स के बारे में सुनकर पूछा, अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो ऐसे काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि कविता नर्स अबॉर्शन करती हैं, तो फिर किसी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई? वो कहने लगी, पहली बात
कि शिकायत यहाँ पर सुनी नहीं जाएगी, और दूसरी बात कि शिकायत करने वाला खुद ही फंस जाएगा और अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि कविता नर्स की जान पहचान काफ़ी ज़्यादा है। वो काफ़ी बड़े बड़े लोगों को जानती है। बातें करते करते हमारे वार्ड्स आ गए थे और हम अपने अपने वार्ड की तरफ चले गए थे। मेरे दिमाग में सारा दिन वो बातें घूमती रही थी। वो लड़की बार बार मेरी आंखों के सामने आती रही। वो बहुत कम उम्र की लड़की थी और अभी से इन गलत कामों में पड़ गई थी। उसके माता पिता को अगर इस बारे में पता चलेगा तो उनको कितना अफसोस होगा कि उनकी बेटी उनका भरोसा तोड़ रही है। मगर फिर मैंने सोचा कि वो इसलिए तो अपना अबॉर्शन करवाने आई हैं ताकि किसी को इस बारे में पता ना चले। ऐसी लड़कियों को तो मार देना चाहिए जो अपने माता पिता की इज्जत को अपने पैरों तले रोन देती हैं। मैंने अगले दिन पूनम से कहा, कविता नर्स जैसे लोगों की वजह से ऐसी लड़कियों को और हौसला मिलता है गलत काम करने का। जब इन लोगों को पता चलेगा अबॉर्शन जैसा गैर कानूनी काम कोई नर्स नहीं करेगी तो ये लोग गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। हमें नर्स कविता के खिलाफ जाना चाहिए। हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये सुनकर पूनम घबरा गई और कहने लगी कि धीरे बोलो, किसी ने सुन लिया तो हम दोनों फंस जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम ये बात अपने दिमाग से भी निकाल दो। आखिर तुम किस किस के खिलाफ जाओगी? हर तरफ यही हो रहा है। तुम बस इस बारे में सोचना छोड़ दो और अपने काम पर ध्यान दो। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी कि मेरे अंदर अच्छा ही करने की क्वालिटी ज़्यादा छुपी हुई थी। मैं कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी, मगर पूनम ने मुझे सख्ती से डांट दिया था कि कोई भी कविता नर्स को कुछ नहीं कहेगा और ना ही उनके खिलाफ जाएगा। इससे तुम्हारी नौकरी को भी खतरा हो सकता है। मैं खामोश हो गई थी। पहले तो मैंने कभी गौर नहीं किया था, मगर अब मैं अस्पताल में होने वाली छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देने लगी थी और ये देखकर और हिसाब लगाकर मैं दंग रह गई थी कि महीने में लगभग 8 से 10 केस अबॉर्शन के लिए आते थे। लेकिन एक और बात मैंने नोटिस की थी कि अक्सर लड़कियों के साथ एक ही औरत आई थी। वही औरत हर बार अलग अलग तरह की लड़कियों को लेकर आई थी। ऐसा लगता था जैसे वो कमीशन ले रही है उन लड़कियों से, तभी तो उनको लेकर आती थी। मैं ये सब कुछ बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी। पूनम मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि तुम्हें क्या परेशानी है, वो लड़की अपनी मर्जी से आती है। प्लीज़ तुम इस मामले से दूर रहो, वरना बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। तुम हर बात भूल जाओ और ये बात भी भूल जाओ कि कविता नर्स या वो औरत जिन लड़कियों को भी यहाँ पर लेकर आती है उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाती। वो सारी लड़कियाँ अपनी मर्जी से यहाँ पर आती हैं। इसलिए तुम ज़्यादा इस मैटर में पढ़ना छोड़ दो। मैं छुट्टियों में अपने घर चली गई थी। मेरी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती थी और छोटा भाई भी कॉलेज में पढ़ता था। मुझसे छोटा भाई 23 साल का था और छोटी बहन 17 साल की थी। मेरा भाई BA सेकंड ईयर कर रहा था। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, वरना उनकी पढ़ाई भी छूट जाती। मैं घर गई तो अपनी बहन का बिहेवियर देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देखकर खुश नहीं हुई थी। मैंने नोटिस किया था कि वो स्कूल से भी देर से आ रही है। मेरी माँ को तो जैसे उसकी परवाह ही नहीं थी। वो तो बस हमेशा बिस्तर पर लेटी रहती थी। मैंने माँ से कहा, माँ आपको अपनी बेटी पर नज़र रखनी चाहिए। आपको उससे पूछना चाहिए कि नेहा स्कूल से देर से क्यों आ रही हो। माँ बेफिक्र होकर कहने लगी, मुझे अपनी बेटी पर बहुत यकीन है, मगर मुझे अपनी बहन के झूठे बहानों पर यकीन नहीं था। मैं जानती थी कि स्कूल में शाम के 5 बजे तक कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होती हैं। अस्पताल में कम उम्र की लड़कियों के हाल देख देख कर मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मेरे दिमाग में शक वाली बात पैदा हो गई थी। इसलिए मैं एक दिन बिना बताए ही छुट्टी के टाइम पर अपनी बहन के स्कूल चली गई थी। मैंने उसे अपनी आंखों से एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर जाते हुए देख लिया था। ये देखकर मैं घबरा गई थी। वो जब घर आई तो मैंने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन माँ के सामने वो साफ मुकर गई और रो रो कर कहने लगी कि दीदी झूठ बोल रही है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं किसी लड़के के साथ नहीं थी। माँ ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। 4 साल घर से दूरी ने शायद हमारे रिश्तों में फासले बढ़ा दिए थे। 3 दिन की छुट्टियाँ पूरी होने के बाद मैं वापस अपने अस्पताल आ गई थी। 1 हफ्ते बाद की बात है।
जब माँ ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया और कहने लगी कि बेटी शिल्पा, तुम ठीक कह रही थी कि तेरी बहन नेहा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और इसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। ये प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था। माँ मुझसे कह रही थी कि तुम अपने अस्पताल में किसी से कहकर उसका अबॉर्शन करवा दो। तुम्हारे पापा इसकी शादी करवाने के लिए कह रहे थे। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तुम्हारी तो अस्पताल में बहुत जान पहचान होगी, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अस्पताल में आने वाली कुंवारी लड़कियों को नफ़रत से देखती थी और आज मेरी बहन इस तरह की निकल गई थी। माँ ने उसे मेरे पास भेज दिया था। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी कि ये मेरी बहन है। मेरी बड़ी इंसल्ट होती। ऐसे में मुझे कविता नर्स की याद आई। अब वही थी जो मेरी बहन का अबॉर्शन कर सकती थी। मैंने पूनम से बात की और कहा मैं नहीं चाहती कि कविता नर्स को पता चले कि ये मेरी बहन है। मैं किसी और के साथ इसको भेजना चाहती हूँ। वो कहने लगी कि फिर तुम उसी औरत से बात करो जो ऐसी लड़कियों को यहाँ पर लेकर आती है। पूनम ने भेस बदल कर एक दिन उस औरत से बात की और उसको सारी बात बताई। उसे कुछ पैसे भी दे दिए। अगले ही दिन वो औरत मेरी बहन को लेकर कविता नर्स के पास चली गई थी। मेरी बहन जब वापस आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, काम तो हो गया तुम्हारा? वो कहने लगी कि नहीं, ये लोग ये काम नहीं करते, बस 1-2 टेस्ट करते हैं, कहीं अबॉर्शन होने की वजह से जान को खतरा ना हो जाए। बाकी का काम ये कहीं और करते हैं। मैंने कहा तुम इसी औरत के साथ चली जाना। वहाँ भी मैं बहुत मजबूर हो गई थी। जिस काम को मैं गलत और गैर कानूनी कहा करती थी, आज ऐसा वक्त आ गया था कि वही काम खुद करवाना पड़ रहा था, वो भी अपनी बहन के साथ। मैं नहीं चाहती थी कि कविता नर्स को ज़रा भी शक हो कि ये लड़की मेरी बहन है, इसलिए मैंने उस औरत के साथ उसे भेज दिया था। मेरी बहन का अबॉर्शन हो गया था और उसके बाद वो अपने घर चली गई थी। पूनम ने मेरा बहुत साथ दिया था, वरना ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता। मेरी पूरे 1 महीने की सैलरी इसी काम में खर्च हो गई थी। छुट्टी मिली तो मैं घर चली गई थी। नेहा को देखकर मैं चौंक गई थी। वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार लग रही थी। उसकी हालत भी बड़ी अजीब सी हो रही थी। मैंने सोचा कि गलत काम करेगी तो ऐसा ही होगा, ऐसी ही हालत हो जाएगी। मैं यही समझती थी कि ये सब अबॉर्शन के साइड इफ़ेक्ट हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वैसे भी मैं अपनी बहन से नाराज़ थी और उससे बात भी नहीं कर रही थी, इसलिए मैं अपने घर 1 दिन रहकर ही वापस आ गई थी। जब अस्पताल वापस आई तो पूनम ने बड़ी अजीब सी बात बताई थी। वो कहने लगी कि तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ था? मैंने पूछा बताओ क्या हुआ था? वो मुझे बताने लगी कि एक लड़की आई थी, इसका 1 महीने पहले अबॉर्शन किया गया था। अबॉर्शन किया था कविता नर्स ने। वो लड़की अस्पताल में आकर बुरी तरह से शोर मचा रही थी, बहुत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कविता नर्स की तो जान पर बन आई थी। यहाँ तक कि बात मार पिटाई पर उतर आई थी। अस्पताल में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। कविता नर्स उसे अपने कैबिन में ले गई थी, लेकिन वो लड़की ना जाने क्या चुराने की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि तुमने और तुम्हारे स्टाफ के लोगों ने अबॉर्शन करने के बहाने से मेरी बॉडी से कुछ चुरा लिया है। मैं तुम लोगों पर पुलिस केस कर दूंगी। मैंने पूनम की बातें सुनकर उलझते हुए पूछा, मेरी कुछ समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब कि अबॉर्शन के बहाने मेरे शरीर से कोई चीज़ चुरा ली? भला उसकी बॉडी में कौन सा कोई हीरे जेवरात रखे हुए थे जो चुरा लेती? पूनम कहने लगी, इंसान की बॉडी के जो पार्ट हैं वो किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं हैं। ये पार्ट्स तो हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। पूनम अफसोस में होकर कहने लगी, मैंने उस लड़की को देखा था, बेचारी का बहुत बुरा हाल हो रहा था और उसके चेहरे का कलर तो बिल्कुल पीला पड़ा था, जैसे उसके शरीर से बहुत सारा खून निकाल लिया गया हो। आंखों के नीचे काफ़ी डार्क सर्कल हो गए थे और बेचारी की हालत इतनी बुरी थी कि उसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। मुझे यकीन है कि अबॉर्शन के नाम पर ज़रूर कुछ बुरा किया गया है उसके साथ। पूनम की बातों पर मैं चौंक गई थी। ऐसी सारी क्वालिटी तो मेरी बहन नेहा में भी मौजूद थी, क्योंकि वो भी बहुत कमज़ोर हो रही थी और उसके भी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो रहे थे।
माँ ने कहा था कि जब से अबॉर्शन करवा के आई है तभी से कमज़ोर होती चली जा रही है और बस हमेशा शरीर में दर्द और कमज़ोरी बताती रहती है। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मगर मैं अपनी बहन से नाराज़ थी, इसलिए उसको इग्नोर करके यहाँ चली आई थी। पूनम की बातें सुनकर अब मुझे याद आ रहा था कि मेरी बहन भी ऐसी ही हरकत कर रही थी। उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। मैं शॉक्ड रह गई थी कि पूनम बिल्कुल सही कह रही थी। इसका मतलब है कि मेरी बहन के साथ भी कुछ गलत किया गया था। वो भी तो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, ऐसे जैसे उसमें जान ही ना हो। मैंने फ़ौरन ही अपनी माँ को कॉल करके नेहा को अस्पताल लाने के लिए कहा। मैंने सारी बात पूनम को भी बता दी थी, तो वो कहने लगी हम यहाँ से नहीं बल्कि कहीं और दूसरे अस्पताल से नेहा का टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि गड़बड़ का पता तो हमें दूसरे हॉस्पिटल से ही चल पाएगा। हमने एक और अस्पताल में नेहा के टेस्ट करवाए तो हमारे सामने एक ऐसी हकीकत आई जिसे सुनकर हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। पूनम और मैं भागते हुए अपने अस्पताल आए। नर्स कविता इतनी हद तक गिर जाएगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। मामला सिर्फ अबॉर्शन से बढ़कर कहीं आगे का था। अगर मेरी बहन के साथ ऐसा ना हुआ होता तो शायद हमें कभी इस बारे में पता ही नहीं चलता कि इस अस्पताल में कैसा घिनौना खेल खेला जा रहा है। पूनम कहने लगी कि आज तक तो मैं तुम्हें रोकती ही आई हूँ, मगर अब मामला इज्जत से बढ़कर जान पर आ चुका है। हमें नर्स कविता की सच्चाई लोगों के सामने लानी ही होगी। नर्स कविता और उसके साथ जितने भी लोग इस काम में मौजूद हैं, हमें उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने अस्पताल में सबसे पूछा कि नर्स कविता कहाँ पर है, तो पता चला कि वह 4 दिनों की छुट्टी पर शहर से बाहर गई हुई है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि हम उस औरत तक पहुंचने की कोशिश करें जो लड़कियों को अपने साथ अस्पताल में लेकर आती थी, मगर हम उस औरत के बारे में भी नहीं जानते थे। उसके घर का एड्रेस भी हमें नहीं पता था, लेकिन मेरी बहन ने बताया था कि मैं उसके इलाके का नाम जानती हूँ। वो औरत फ़ोन पर किसी से बात करके कह रही थी कि मैं दिल्ली के शास्त्री नगर में रहती हूँ। मैं और पूनम एक पुलिस ऑफिसर के पास गए और हमने उनको सारी बात बता दी थी। वो कहने लगे सबसे पहले हमें उस औरत तक पहुंचना होगा जो शिकार पकड़कर लाती है। सीसीटीवी कैमरे में उस इलाके की फुटेज देखकर उसके घर के एड्रेस का पता किया जा सकता है। उस ऑफिसर ने वहीं बैठे बैठे फ़ोन किया और फुटेज मंगवा ली थी। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद हम उस औरत के घर जा रहे थे। सिटी के सीसीटीवी कैमरे से एड्रेस मालूम हो गया था। जैसे ही हम उस औरत के घर के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजे की बेल बजाई तो पता चला कि इस घर में तो कोई ऐसी औरत रहती ही नहीं। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला और कहने लगा कि हम सिर्फ बाप बेटा ही इस घर में रहते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी औरत नहीं रहती जिसके बारे में आप बता रहे हो। हमने उस औरत की फ़ोटो सीसीटीवी से निकाली थी। वो इस लड़के को दिखाई तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। वो कहने लगा आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हो, और फिर भी यकीन नहीं आए तो आस पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछ सकते हो। हमारे घर पर ऐसी कोई औरत नहीं है। हम लोग मायूस होकर वापस पलटने लगे। जब उसकी आवाज़ पर हमारे कदम थम से गए थे, उसने कहा था लेकिन एक मर्द के भेष में औरत जरूर है। उसके इस बात से हमारे कदम रुक गए थे और हम तीनों पलटकर उसकी तरफ देखने लगे थे। उसने कहा आप हमारे घर के अंदर आइए, मैं शुरू से लेकर आपको एंड तक की पूरी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। उसने बताया कि हम 3 भाई हैं, हमारे घर में कोई औरत नहीं है। हमारी माँ काफ़ी सालों पहले ही हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और मेरी कोई बहन भी नहीं है। अपने माता पिता के हम 3 ही बेटे हैं। हम लोग सारा दिन ऑफिस में अपना काम करते हैं और हमारे पिता सारा दिन घर पर रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नोटिस करने लगा था कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर में कोई औरत रह रही है। और ये बात सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई भी नोटिस कर रहे थे कि घर में काफ़ी दिनों से कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। उस दिन मैं काम पर जाने के लिए रेडी हो रहा था। मुझे अपनी वॉच भी नहीं मिल रही थी जिसको पहनकर मैं ऑफिस जाया करता था, और मुझे देर भी हो रही थी। इसलिए मैं अपने पिताजी से पूछने के लिए उनके कमरे में चला गया था, तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं वापस आने लगा तो चौंक कर पलट गया
की सोफे पर एक लाल रंग की साड़ी रखी हुई थी। मैंने जाकर हैरानी से देखा तो वो साड़ी ही थी। मैं हैरान रह गया था कि ये क्या है और किसकी है। मैं बहुत परेशान हो गया था उसे देखकर कि ना जाने ये किसकी है और ये क्या मामला है। किसी औरत की साड़ी हमारे घर पर क्या कर रही है? हमारे घर में तो कोई औरत ही नहीं। मैंने अपने पिताजी से पूछने के बारे में सोच लिया था क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बहुत चुप चुप रहने लगे थे। हम तीनों भाई जब काम से आते तो हमें आते आते रात हो जाती थी। थकान इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि हम लोग खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर सो जाते थे। ऐसे में कई बार मैंने सोचा कि पिताजी से पूछूं, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था और अब ये सब कुछ भी देखने को मिल रहा था। फिर कुछ दिनों बाद ही मेरा छोटा भाई अंकित कुछ परेशान होते हुए मेरे कमरे में आ गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ है? ऐसे मुंह लटका कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम काफ़ी परेशान लग रहे हो। क्या बात है, बताओ। मेरा भाई कहने लगा कि पिताजी का बिहेवियर कुछ दिनों से बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। मुझे लगता है कि वो कुछ अजीब से हो गए हैं। मैंने भी चौंक कर अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना? तुमने कुछ देखा है क्या? मैंने वो लाल साड़ी वाली बात और खाने से बाल निकलने वाली बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और ना ही अपने भाइयों को इस बारे में बताया था। अंकित कहने लगा, भैया कल रात आधी रात के टाइम पर जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैं पानी लेने के लिए किचन में जा रहा था और जब मैं पिताजी के कमरे के सामने से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर से किसी औरत के बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं अपने भाई की बात सुनकर हैरान रह गया था कि औरत की आवाज़, वो भी पिताजी के कमरे से कैसे आ सकती है। मैंने अपने भाई से कहा, अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। पिताजी के कमरे से भला किसी औरत की आवाज़ कैसे आ सकती है? हो सकता है वो टीवी में फिल्म देख रहे होंगे। तो मेरा भाई कहने लगा कि भैया आपको क्या हो गया है? हमारे घर में तो किसी के भी कमरे में टीवी नहीं है जो पिताजी टीवी देखेंगे। मैंने भी घबराहट में ना जाने टीवी का बहाना क्यों बना दिया था। अपनी बात को संभालने के लिए मैंने कहा, अरे यार हो सकता है पिताजी मोबाइल पर कोई फिल्म देख रहे होंगे। अपने भाई को तो मैंने किसी तरह से रिलैक्स कर दिया था, मगर खुद मैं शक में पड़ गया था कि आखिर मेरे पिताजी क्या करते फिर रहे थे। रात के खाने में बाल निकल रहे थे तो छोटा भाई प्लेट से बाल उठाकर पिताजी से मजाक में कहने लगा, पिताजी अब तो रोज़ खाने में लंबे लंबे बाल निकल रहे हैं, सब ठीक तो है? कहीं आप चोरी चुप के हमारी सौतेली माँ को तो नहीं ले आए जो रोज़ अपने खुले हुए बाल छोड़कर खाना पकाती है। मैंने देखा कि मेरे भाई के इस मजाक पर मेरे पिताजी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल गए थे, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो अपने बेटे को कोई जवाब दिए बिना ही घर से निकल गए थे। मैं जल्दी से उठकर बाहर चला गया था, मगर बाहर तो कोई औरत ही नहीं थी। हैरत की बात तो ये थी कि पिताजी अब घर और घर से बाहर काफ़ी दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। मैंने अपने भाई से भी पूछा कि पिताजी कहाँ गए हैं। मैं तो हैरान रह गया था कि ना जाने ये क्या मामला है। खाना पिताजी ने बनाया था या फिर किसी और ने। एक दिन मैं घर पर ही था ताकि देख सकूं कि हमारे घर पर कौन सी औरत आती है या हमारे घर में ही मौजूद है। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे घर में बहुत ज़्यादा खामोशी छाई हुई है। मैंने बाहर निकल कर देखा तो पिताजी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मैं बहुत परेशान होकर कमरे में आ गया था क्योंकि मेरा प्लान फेल हो गया था। अचानक मुझे याद आया कि गलती तो मेरी ही थी कि मैं घर में मौजूद था। इस बात के बारे में तो पिताजी को पता होगा। मुझे ऐसा प्लान बनाना चाहिए था कि मैं घर में ही छुप कर रह जाता और पिताजी को इस बारे में पता ही नहीं चलता कि मैं घर पर हूँ। तभी मैं राज का पता कर सकता था। मुझे लगता था पिताजी किसी औरत से मिलने जाते हैं। अगले दिन दरवाजे पर जाकर मैंने तेज आवाज़ से कहा, पिताजी हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। बाहर निकलते ही मैंने भाइयों से कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी एक इम्पोर्टेंट फ़ाइल घर पर ही रह गई, मैं वो लेकर आ रहा हूँ। मैं जल्दी से घर जाकर अपने कमरे में छुप गया था। थोड़ी देर बाद पिताजी किचन से निकले और अपने कमरे में चले गए थे। मैं अपने कमरे की खिड़की से छुपकर सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी
कि जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि पिताजी के कमरे से कोई औरत बाहर निकलकर किचन में गई थी। मैं हक्का बक्का खड़ा हुआ देख रहा था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जल्दी से चोरी चोरी मैं कमरे से बाहर निकला और जो कुछ मैंने देखा था उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस औरत के रूप में कोई और नहीं बल्कि मेरे पिताजी ही थे। मैं तो ये देखकर दंग रह गया था कि मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। मैं बार बार ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था, शायद ये मेरी नज़र का धोखा भी हो सकता है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ये पिताजी ही थे जो औरत के रूप में थे। उन्होंने औरतों वाली साड़ी पहनी हुई थी और सिर पर लंबे बालों की विग भी पहन रखी थी और कुछ गुनगुनाते हुए वो बड़े मज़े से किचन में खाना बना रहे थे। वो सब देखकर इतने दिनों से जो शक का कांटा मेरे दिल में चुभ रहा था, अब वह दूर हो गया था कि कोई औरत का चक्कर नहीं था, क्योंकि पिताजी ने खुद औरत के कपड़े पहने हुए थे और वो औरत के रूप में थे। मगर अब सवाल ये पैदा हो गया था कि पिताजी आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे थे? वो क्यों औरत बनना चाह रहे थे? मैंने इस बारे में अपने छोटे भाइयों को बताना ठीक नहीं समझा था, क्योंकि वो बेचारे भी परेशान हो जाते। मैं अगले दिन फिर से घर में चोरी चुपके रह गया था और पिताजी को मैंने अपनी आंखों से औरतों वाले कपड़े चेंज करते हुए देखा था। वो बिल्कुल औरत के रूप में बदल जाते थे। अब तो यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने देखा कि पिताजी ने अपनी साड़ी का बड़ा सा पल्ला अपने सिर पर रख लिया था और अपने चेहरे को ढककर बड़ी सावधानी के साथ घर से बाहर झांक रहे थे। जब देखा कि घर के बाहर कोई मौजूद नहीं तो बड़ी तेजी के साथ दरवाज़ा बंद करके बाहर चले गए थे। मैं भी फौरन पिताजी के पीछे पीछे ही चलने लगा था। उन्होंने ऐसा रूप बदल कर रखा था कि किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि मर्द जा रहा है। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को छुपा कर रखा था। मैं लगातार अपने पिताजी के पीछे जा रहा था। वो जल्दी ही एक बड़ी सी कोठी के अंदर चले गए थे। मैं भी अंदर जाने लगा तो मुझे गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया था। वो कहने लगा, ओ भाई, मुंह उठाकर अंदर कहाँ चले जा रहे हो? मैंने कहा, ये अभी अभी जो अंदर दाखिल हुआ है, मेरा मतलब है कि जो औरत अंदर गई है वो कौन है? उस सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वह मालकिन की खास नौकरानी है। मैंने कहा, मैं इस नौकरानी का बेटा हूँ। उनका कुछ पर्सनल सामान घर पर रह गया था, मैं वही देने के लिए आया हूँ। मैं बहाना बनाकर अंदर चला गया था, लेकिन अंदर का तो माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि अंदर एक स्पेशल कमरा था। उस कमरे के अंदर एक नर्स और मेरे पिताजी औरत के रूप में मौजूद थे और वहाँ पर किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही पता है, ये अभी 2 दिन पहले की बात है। मैं इतने दिनों से सोचता रहा हूँ कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी अपने पिता से इस बात को पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं किस तरह से इस बात की शुरुआत करूं। फिर मुझे सब समझ आ गया था कि ऐसा सब कुछ पैसों के लिए हो रहा था। उस लड़के की बात पूरी हो गई थी। मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम हमें उस जगह का एड्रेस बता सकते हो? उसने एड्रेस बताया तो मैं और पूनम पुलिस के साथ उस एड्रेस पर चले गए थे। वो घर कविता नर्स का था। हम बिल्कुल टाइम पर पहुंच गए थे, क्योंकि वहां पर अभी ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था। पुलिस ने टाइम पर छापा मारकर उन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर हुई थी कि इस औरत के भेष में उस लड़के के पिता थे। ये वो आदमी थे जो रात की शिफ्ट में हमारे अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी किया करते थे और ये उस लड़के के पिता थे। जब मेरी बहन की रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बता दिया था कि मेरी बहन की बॉडी से एक किडनी निकाल दी गई है और ये काम तभी किया गया था जब उसका अबॉर्शन करने के लिए उसे बेहोश किया गया था। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो लोग इतना घिनौना काम भी कर सकते हैं। ये लोग बहुत बड़ा पाप कर रहे थे। ये एक गैर कानूनी काम था। वो आदमी औरत का रूप धारण करके लड़कियों को नर्स कविता के पास ले जाता था, जो एक डॉक्टर की मदद से उनके बच्चे को गिरवाकर उनकी बॉडी से किडनी निकालकर बेच दिया करते थे। इन पार्ट्स को आगे बेचने का काम भी वो आदमी ही किया करता था, जो औरत के रूप में ही
इस सब की डील करने जाता था। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वो किसी की पहचान में ना आ सके, क्योंकि उनकी नाइट ड्यूटी होती थी, इसलिए सारा दिन वो यही काम करते थे। बहुत ज़्यादा गरीब लड़कियों को टारगेट करते थे ताकि वो लड़कियां कल को कुछ कर ना सके। वो आदमी सुशील वार्ड बॉय, उनका बेटा पंकज, एक अच्छा और ईमानदार इंसान था जिसने हमें अपने पिता की सच्चाई के बारे में बताया था। इसलिए उसने हमें सब कुछ बता दिया था कि वो बहुत अच्छा इंसान था। पुलिस ने नर्स कविता, वार्ड बॉय सुशील और इस काम में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया था। मैं खुश हुई थी कि मेरी वजह से ये सारे लोग पकड़े गए थे। मुझे और पूनम को लोगों की तरफ से बहुत प्यार मिला था और अस्पताल में हमारी पोस्टिंग अच्छी लग गई थी, क्योंकि हमने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए इस खतरनाक काम को अंजाम दिया था और आरोपियों को बेनकाब कर दिया था और बाकी की लड़कियों की ज़िंदगी को बचा लिया था। अस्पताल का सारा स्टाफ हमसे बहुत खुश हुआ था और डॉक्टर साहब ने तो हमारी सैलरी भी बढ़ा दी थी। मैं और पूनम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन अपनी गलती पर आज भी शर्मिंदा होती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।